लोगों ने अकबर के सिकंदरा के मकबरे को खोद दिया था, अकबर की हड्डियां बाहर निकाल के जला दी थी और हो गई। ये तो एकदम औरंगजेब तो कमजोर भी नहीं है, आगरा के एकदम ठीक पास में। तो यूं बातें गूजबम्स देने वाली सी रहती है। हर गवाई जयसिंह के साथ खूब अच्छी बनती थी, तो यहाँ जयपुर खूब आते बदन सिंह। तीसरा युद्ध होता है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, किसी के बीच में आपस में बनी। तो राजा सूरजमल ने मराठों को कहा था भाई मैं आपके साथ चलने को, हरा दिया। तो मराठे वहां से वापस लौटे। उन लौटते हुए मराठों को भरतपुर में शरण देने वाले कोई राजा थे तो कौन थे? तो पानीपत वाली जो मूवी बनी थी उसमें सूरजमल जी को विलन बना के छोड़ दिया। एक कारण और है, बाहर वाले साथ ये भी जानते पर अटैक किया था। दिल्ली में बादशाह हुआ था जहांगीर। कौन हुआ था? जहांगीर बापड़ा दारूडी आदमी, झूले पे झूलती झूलती राज करती। सूरजमल जी झूला उतार लाए, उन्होंने कहा इधर लाओ और किया जाए इधर। इस बार गेट लाए। अंग्रेजों ने 5 अटैक किए, भरतपुर का किला नहीं जीत पाए थे। इसलिए भरत यार सुदूर पाकिस्तान बॉर्डर पे किसी गांव के अंदर गीत गाया जाता है, गोरा हट जा रहा राज भरतपुर को है। आज भी गांव के अंदर गीत गाया जाता है, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। और वैसे जाटों की राजस्थान में 2 रियासत थी, भरतपुर और धौलपुर। कौन कौन सी? पहले भी हमने पढ़ा है कि औरंगजेब का जब राज आ गया था तो औरंगजेब के राज में चारों तरफ विद्रोह होने शुरू हो गए थे। हमने बीच बीच में कई विद्रोह की बात की। हमने पढ़ा संभाजी, साउथ इंडिया में उधर शिवाजी संभाजी बाप बेटे लगे हुए थे। इधर अपने मेवाड़ वाला राणा राज सिंह, मारवाड़ के अंदर दुर्गादास राठौड़। तो औरंगजेब के टाइम में मुगल साम्राज्य के खिलाफ चारों तरफ से विद्रोह। कारण भी था एक तो औरंगजेब की धार्मिक नीतियां बहुत ज्यादा कट्टर होती। औरंगजेब इतने युद्ध लड़ रहा है तो युद्धों में उसको पैसे चाहिए ज्यादा, तो पैसे चाहिए तो इस चक्कर में उसने टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए। अकाल पड़े में फिर भी क्या बढ़ाया जा रहा था? टैक्स। तो फिर लोगों को ये और लगे औरंगजेब टैक्स इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि हम मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम, इसलिए औरंगजेब हम पर क्या बढ़ा देता है? टैक्स। तो वो धार्मिक नीतियां आर्थिक नीतियां कॉकटेल बन गई और उसके खिलाफ भयंकर विद्रोह होने शुरू हुए। उन्हीं विद्रोह में से मथुरा के आसपास में विद्रोह करता है उस नाम है किसान। मथुरा के आसपास के जाट किसानों को लेकर औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया? गजब लड़े यहाँ पर ये लोग। मतलब औरंगजेब को विद्रोह दबाने में जोर आ गया था यहाँ पे कि किसानों का विद्रोह है और बादशाह को दबाना पड़ रहा है, बादशाह को आना पड़ रहा है, इसके लिए तो बड़ा विद्रोह हो गया अपने आप में। और औरंगजेब भाई शक्तिशाली राजा था उस टाइम, तो जैसे तैसे करके उसने विद्रोह को एक बार विद्रोह दबा, थोड़े दिन लोग शांत रहे, जैसे तैसे करके उसने विद्रोह दबा के रखा। ऐसी क्रांति की चिंगारियां कहां दब? 1687 के आसपास में राजाराम अपने भरतपुर में गांव है, कौन सा गांव है? वहां सिंसिनी के एक जाट जमींदार है। 1687 के आसपास वापस औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह। तो गजब ही कांड कर गए लोग। मुगलों की राजधानी आगरा। कौन सी राजधानी है? हालांकि शाहजहां के टाइम दिल्ली चली गई थी, फिर भी आगरा उनका एक बड़ा सेंटर है। आगरा के पास में एक जगह पड़ती है सिकंदरा। कौन सी जगह? ये अपने दोसा वाला नहीं, आगरा के पास में जगह है सिकंदरा। वहां पे अकबर का मकबरा है। किसका मकबरा है? तो मुगलों में सबसे बड़ा बादशाह कौन? अकबर। अकबर का मकबरा कहां बना हुआ? इन लोगों ने अकबर के सिकंदरा के मकबरे को खोद दिया था, अकबर की हड्डियां बाहर निकाल के जला दी थी। अकबर भूत बन के घूम रहा है, जलाओ जलाओ, जलाते हैं आज अकबर को। देखो आप कभी सोच के देखिए कि साहब राजधानी के ठीक नजदीक आपका सबसे बड़ा जो बादशाह था उसका मकबरा खोद गए। इसका मतलब है तुम्हारी सल्तनत की कब्र खोद दी है, अब तुम्हारी सल्तनत चलने वाली नहीं। भाई ये हिम्मत वाला काम किया है भाई, कोई कर सकता? ये तो राजधानी है। भले दिल्ली आपका मुख्य केंद्र बन गया था पर फिर भी आगरा अभी तक बड़ा केंद्र हुआ करता था उनका। आगरा के ठीक नजदीक सिकंदरा है, वहां पर जाके आपकी हड्डियां निकाली, निकाल के उनको जला दिया। और बड़ी बात, अकबर का मकबरा लूटा है। अकबर मुगल सत्ता का प्रतीक है, मुगलों में सबसे बड़ा बादशाह है, वो कौन सा है? कई बार ये घटनाएं यूं, कई बार ये लगता है कि यार हाँ ठीक है, गए गए और जाके इस प्रकार की घटना कर दी। कई बार ये भी है क्रोध का प्रतीक है। शताब्दियों से जो अंदर का गुस्सा था वो फूटा है ना। क्या निकलता है? हड्डियां जलाने से क्या मिल रहा था उनको? और उनका गुस्सा था। अब नहीं, हम कई सालों से तुमसे पीड़ित, गुस्सा कहीं ना कहीं तो फूटे, वो फूटे इस चीज के अंदर था। इसको निकालो रब बाहर। ये भूत बना हुआ भटकता रहता है पहले, तो अकबर को निकाल गए, बाहर ही निकाल लिया अकबर को। अब यहाँ अब औरंगजेब इस विद्रोह को भी जैसे तैसे करके दबाते। मुगलों का पीक टाइम है, औरंगजेब बहुत बड़ा बादशाह है, उस पीक टाइम में जाके इस प्रकार की घटना करना, इस प्रकार से मकबरे को लूट लेना, एकदम आगरा के पास में जाके के दूर दराज के कि कहीं साइड में पड़ा था मुगलों का, लाहौर से भी आगे कोई मकबरा था, उसमें इस प्रकार की चीज होगी। समझ में आता है यार वहां तो मुगलों का इतना जोर नहीं चल रहा था, तब मुगल कमजोर हो गया और हो गया। ये तो एकदम औरंगजेब तो कमजोर भी नहीं। तो जैसे औरंगजेब शक्तिशाली था तो औरंगजेब जैसे तैसे करके विद्रोह दबा रहा था। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल बादशाह बेलखने हो गए, तो अब वो विद्रोह दबने वाले नहीं। इन्होंने राज पहले तो लड़ाई ये है, मुगलों को टैक्स नहीं देंगे। अब तो ये था कि मुगलों की गाड़ियां इधर से जाएगी तो हम टैक्स लेंगे। इधर चूड़ामन की मृत्यु है, चूड़ामन की मृत्यु के बाद यहाँ पर 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं राज के लिए। एक है मोहकम सिंह और एक आपके मोहकम सिंह और बदन सिंह। ऊपर बादशाह बना हुआ आपका मोहम्मद शाह रंगीला। ये आपस में लड़ रहे हैं, वो तो छोड़िए, ये मुगलों को टैक्स नहीं दे रहे। मुगलों के लिए टेंशन वो थी, मुगलों ने सवाई जयसिंह को भेजा। मोहम्मद शाह रंगीला ने किसको भेजा कि तू यार राजस्थान का है, तू इस मामले को देख ले। सवाई जयसिंह आया, सवाई जयसिंह देखा कि यहाँ पे 2 भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। कौन कौन? मोहकम सिंह और बदन सिंह। राजा बन के कौन बैठा हुआ है? मोहकम। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को कहा यदि तू मेरी साइड में आ जाए तो मैं तेरे को राजा बना सकता। ठीक है, तो बदन सिंह को दी गई डीग की जागीर। कौन सी जागीर दी गई? उपाधि दी गई ब्रिजराज। कौन सी? वो प्रदेश ब्रिज प्रदेश कहलाता है। आज के बाद तो ब्रिज का राजा घोषित किया जाता है। मतलब मुगल एक प्रकार से अथॉरिटी दे रहे हैं, अब तुम यहाँ के क्या हो? राजा।
वरना पहले तक ये था कि भाई नहीं, क्लेश चल रहा है कि हम यहाँ का टैक्स देंगे, हम यहाँ का टैक्स नहीं देंगे। अब तो मुगल करे तुम यहाँ के राजा हो, इसका मतलब अब तुम्हें टैक्स देने की तो कोई आवश्यकता, तुम अपना टैक्स यहाँ के लोगों का ले सकते हो। तो कौन सी जागीर दी गई? सवाई जयसिंह के साथ खूब अच्छी बनती थी, तो यहाँ जयपुर खूब आते बदन सिंह, इसलिए अपने जयपुर में जगह है बदनपुरा, जयपुर शहर के अंदर बास बदनपुरा। सवाई जयसिंह का भाई मेरे दोस्त के नाम पर एक कॉलोनी का नाम ही कर दिया जाए, तो कॉलोनी का नाम ही क्या रखा गया? बास बदन। तो भरतपुर के जाट राज्य का वास्तविक इंटेलिजेंट, बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, उतने इंटेलिजेंट जितना इंटेलिजेंट आपका प्लेटो था। या तो जाटों का प्लेटो, या प्लेटो का बाद में हमने हिंदी में नाम कर रखा था अफलातून। क्या कर रखा था? अपने हिंदी वाले इस मामले में जोरदार थे। बंदे का नाम था सोक्रेटिस, हमने क्या सुकरात। बंदे का नाम था एरिस्टोटल, हमने क्या अरस्तु, वहां तक ठीक था। बंदे का नाम था प्लेटो, हमने क्या अफलातून। इस्लाम में ये माना जाता है कि भाई जो तीन धर्म, ये कौन से तीन धर्म? यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों मानते हैं कि भगवान एक है। भगवान, और उसको आज तक किसी ने देखा नहीं, एक है और उसको आज तक किसी ने देखा। अब यदि आपने किसी को देखा ही नहीं है तो क्या उसकी पेंटिंग बना सकते हो? क्या उसकी मूर्ति बना सकते हो? इसलिए तीनों धर्म कहते हैं मूर्ति पूजा होती, और वो भगवान दुनिया को चला रहे हैं। तो कैसे चलाते हैं भाई साहब? गड़बड़ियां आएगी तो दूर कैसे करेंगे? तो अपना दूत क्या भेजते हैं? टाइम टू टाइम अपना एक दूत मैसेंजर भेजते हैं, और दुनिया में जो भी गड़बड़ियां आई थी उन गड़बड़ियों को दूर करके वो वापस चले जाते हैं। यहूदी कहते हैं वो जो दूत आए थे उनका नाम था मोजेस। क्या नाम था? ईसाई कहते हैं वो जो दूत आए थे उनका नाम था आपके ईसा मसीह। क्या नाम था? और मुसलमान कहते हैं वो जो दूत आए थे वो थे मोहम्मद। दूतों को बोलते हैं पैगंबर। क्या बोलते हैं? तो एक मोजेस पैगंबर है, ईसा मसीह पैगंबर है, वैसे वैसे पैगंबर कौन है? मोहम्मद। मोहम्मद साहब की जब डेथ हो गई थी तो अब कहा भाई मोहम्मद साहब राजा भी थे, उन्होंने एक राज स्थापित, साहब राजा थे। मोहम्मद साहब धार्मिक प्रमुख थे, धर्म की बातें भी वही बता रहे थे, राज्य को भी वही संभाल रहे थे। तो अब मोहम्मद साहब वाली सीट पर कौन बैठे? तो मोहम्मद साहब वाली सीट पर जो भी बैठा करते थे उनको बोलते थे खलीफा। क्या बोलते? जो भी मोहम्मद साहब के बाद में उस राज्य के उत्तराधिकारी बने वो क्या कहलाए? खलीफा। माना जाता है कि मुसलमानों के जो भी राज्य है उनका सबसे बड़ा कोई राजा है, तो राजा कौन है? खलीफा। भारत में जब मुसलमानों ने राज स्थापित किया तो उन्होंने अपने नाम की उपाधि क्या लगाई? सुल्तान। मतलब हम खलीफा की सत्ता को मानते हैं, सत्ता को मानते हैं। यदि मुस्लिम राजा खलीफा की सत्ता को स्वीकार करता है तब तो वो क्या कहलाया? सुल्तान। फिर आया बाबर, बाबर ने कहा अपन इसने खलीफा की सत्ता को मानने से मना कर दिया। मैंने पहले भी कई बार आपको बात बताई होगी, अपने इतिहास पढ़ने में हमेशा एक लोचा है, या अपने जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं सब में ही अपने यह रहता है कि राजाओं का मतलब है ना, हम और राजाओं के युद्धों को हम प्राथमिकता देते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि महाराणा प्रताप भी पढ़ते हैं, तो नॉर्मली महाराणा प्रताप के बारे में किसी से पूछा जाए तो वो कहेगा भाई हल्दीघाटी का युद्ध, देवेर का युद्ध। हम उनके बाकी जो भी व्यक्तित्व के गुण होते हैं ना, या बाकी जो सुधार होते हैं उनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। ध्यान देने वाली बात वहां पर यह है कि मेवाड़ की चित्रकला किसके टाइम में शुरू हुई है? महाराणा। राजस्थान की चित्रकला, मेवाड़ की चित्रकला का महत्वपूर्ण स्थान है, वो शुरू किसके टाइम में हो रही है? महाराणा। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके दरबार में एक राइटर है चक्रपाणि मिश्र, और उससे उन्होंने किताब लिखवाई विश्व वल्लभ, जो किसकी जानकारी दे रही है? उद्यान और बगीचे, उद्यान और बगीचों की जानकारी देने वाली किताब है ना। तो वो व्यक्तित्व के दूसरे पहलू है जिनका पता लगना चाहिए। वैसे वैसे सूरजमल जी के बारे में भी हम जब भी बात करते हैं, उनकी लड़ाइयों की, उनके युद्धों की बात करते हैं, निसंदेह वो बड़े योद्धा हुए थे। आधुनिक राज्य में सर्वाधिक आवश्यकता होती है कि उसके प्रशासनिक अधिकारी अच्छे हो। तो प्रशासनिक अधिकारी अच्छे कैसे हो सकते हैं? जब वो किसके आधार पर है ना। और कोई भी राज्य जो है वो कृषि के अंदर सुधार करवाए, कृषि में सुधार करवाए तो राज्य की क्या बढ़ेगी? इनकम। इस बात को ना हम आगे जोड़ के पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भरतपुर को मिला। जब हो रहा था तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसको दिया गया? क्योंकि वो एक कृषि में सुधारों की परंपरा पहले से चली आ रही थी, तब जाके वो चीजें जुड़ पाती है। पर हम क्या करते हैं, वहां एक अलग चीज पढ़ते हैं, वहां हम अलग पढ़ते हैं कृषि विभाग भरतपुर को, यहाँ अलग पढ़ते हैं कि महाराजा सूरजमल ने भरतपुर में क्या करवाए थे? कृषि सुधार। और राज्य की इनकम उनके टाइम में सुधार करवाएंगे तो राज्य की इनकम बढ़ेगी घटेगी? तो इनकम बढ़ गई थी। आई बात समझ? फिर आप सारे जानते हो कि पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किस किसके बीच में? मराठों और अहमद शाह अब्दाली। उन दिनों दिल्ली कमजोर सी हो रखी थी, मराठे चाहते हैं दिल्ली पर कब्जा कर लें, और दिल्ली के अंदर जो मुसलमान बैठे हुए उनको लगता है कि मराठों को कब्जा करने नहीं देना, इसलिए उन लोगों में से कुछ लोगों ने बुला लिया अहमद शाह अब्दाली को। किसको बुला लिया? अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का, कहां का राजा? अफगानिस्तान का राजा। अब तक वो पंजाब के आसपास लूटमार किया करता था, पंजाब में उसने खूब लूटमार की है। मतलब पंजाब में तो उस टाइम डायलॉग ही थे कि खादा पीदा लई दान बाकी अहमद सईदा, जो खा लिया पी लिया वो अपना है, बाकी तो अहमद शाह ले ही जाएगा। इतनी लूटपाट किया करता था। इस बार उसको कहा क्या पंजाब में लूटमार करके जा रहा है, दिल मांगे मोर थोड़ा आगे की तरफ हाथ हूं, तो वो अपने आगे की तरफ आ गया। पंजाब क्रॉस करेगा तो हरियाणा, हरियाणा में जगह कौन सी अपनी? पानीपत, तो पानीपत की तरफ आ गया। मराठे कह रहे हैं दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली की रक्षा करेंगे, तो मराठे दिल्ली बचाने के लिए जाएंगे। तो मराठे किससे लड़ने के लिए जाए? अहमद शाह अब्दाली। तो मराठे अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए कहां पर गए? पानीपत। कहां पे गए? पानीपत। उसमें राजा सूरजमल के और मराठों के बीच में आपस में बनी नहीं। तो राजा सूरजमल ने मराठों को कहा था भाई मैं आपके साथ चल लेता हूं, पर उन दिनों मराठे भी बड़े घमंड में थे जी। मराठों के अलग ही प्रकार के यूं ठरके थे, और मराठों को लगता था कि हमें रहने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तो मराठे अकेले गए वहां पर, अकेले गए तो वहां अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। तो मराठे वहां से वापस लौटे। उन लौटते हुए मराठों को भरतपुर में शरण देने वाले कोई राजा थे तो कौन थे? कौन थे? सूरजमल। ये बड़ी बात थी ना कि जिन लोगों से आपकी बनती नहीं है, जिन लोगों के थोड़े टाइम पहले ही आपके आपस के अंदर डिस्प्यूट हो गया था, वो लोग जब भाग रहे हैं तब आपने उनको क्या दी है? शरण दी। महाराजा सूरजमल ने एक बार वापस उसी परंपरा को जीवित किया कि राजस्थान शरणागत की रक्षा करता है।
वो बोले हम अमीर पढ़ रहे थे पहले, वो बोले हम पानीपत का तीसरे युद्ध के अंदर मराठे पढ़ रहे हो। आई बात समझ में? और इस समय खूब सारी मराठों की फैमिलीज थी, वो कई तो यहीं बस गई थी, कईयों को तो यहाँ महिलाएं बच्चे थे। मराठों के साथ एक दिक्कत और थी, मराठों को इतना कॉन्फिडेंस था कि हमें दुनिया में कोई हराने वाला ही नहीं, इसलिए जब लड़ने जाते तो लड़ने में कौन जाए, सैनिक, वो लुगाई टाबरों को लेके जाते। वो तो भाई लड़ाई तो सामने वाला करेगा नहीं, अपने को तो पड़े रहना है वहां पर, पड़े रहना तो परिवार साथ ही रखो अपना। एक तो युद्ध होता है, युद्ध में तो भाई महिलाओं बच्चों को लेके नहीं जाना। मराठों को लगता था सामने वाले की औकात नहीं हमसे लड़ने की, हम वहां बैठे रहेंगे, थोड़े दिन में अगला डर डुरा के हमें रुपए दे देगा या वापस चला जाएगा। जब वहां बैठे हैं तो परिवार साथ में ले लेते हैं। तो वो तो जैसे होता है फौज में, अभी भी अपने रूल है कि फौज में जब फौजी की ड्यूटी पीस में होती है तो परिवार को रख लो, और फ्रंट पे लगा रखे तो परिवार को रखे नहीं सकते। मराठों को लगता है हमारे फ्रंट ही नहीं, हमसे लड़ेगा कौन, हमारे चारों तरफ पीस ही है एकदम, तो हम महिलाओं बच्चों को ले जा सकते हैं। तो वापस जब भाग रहे थे तो उनमें महिलाएं और बच्चे थे। तो सूरजमल की महारानी हुआ करते थे, सूरजमल जी की किशोरी देवी। तो किशोरी देवी जी ने यहाँ महिलाओं को और बच्चों को सबको संरक्षण दिया, सबको रखा था। इवन कई फैमिलीज उस समय मराठों की फैमिलीज भरतपुर में रह गई थी, अभी भरतपुर में रहते हैं। अब तो हमारे में घुल मिल गए, 5-7 पीढ़ी पहले 1761 के आसपास तक जाएंगे तो मराठे हैं सारे के सारे। पर वही बात है जी, बॉलीवुड मुंबई में है, मुंबई में फिल्में मराठे बनाते हैं, आपकी मान डाकण कुण के, इसलिए वो जब पानीपत की मूवी बनाते हैं तब उनको अपने को तो गलती दिखानी नहीं। अपना तो क्यों दिखाए वो कि भाई हमने भी गलतियां की थी इस युद्ध के अंदर। तो उन्होंने कहा भाई बाकियों ने गलतियां की, बाकियों में कौन, तो राजस्थान वालों को दिखा दो। राजस्थान वालों में कौन गए, सूरजमल जी, सूरजमल जी को दिखा दो। तो पानीपत वाली जो मूवी बनी थी उसमें सूरजमल जी को विलन बना के छोड़ दिया। एक कारण और है, बाहर वाले शायद ये भी जानते हैं कि राजस्थान वालों में किसी को कुछ भी दिखा दोगे ये विरोध तो करेंगे नहीं, तो वहां चल रहा है। तो बाद में कभी पानीपत के अंदर दिखा दो, कभी दूसरे में दिखा, वरना कोई मराठों को किसी फिल्म में गलत बता के दिखा दे, वो गलत है, वहां पर भी गलत बता के दिखा दे। वो शाम से पहले पहले आके कांच तोड़े कि कौन मूवी बना रहा था, हमारे सामने आओ। अपने वाला कोई विरोध नहीं करता, विरोध नहीं करता। वो इस बात पे भी लड़ने लग जाते हैं कि शिवाजी के आगे जी महाराज छत्रपति शिवाजी क्यों नहीं कहा। तो मैं एक बार मेरे किसी ने पूछ लिया कि सर मराठों में इस बात पे भी लड़ाई हो जाती है कि महाराज छत्रपति शिवाजी, पूरा नाम बोलो, यदि आपने खाली शिवाजी बोल दिया तो मराठे कूट दे, पूरा बोलिए महाराज छत्रपति शिवाजी। अपने जैसे बोलते हैं कुंभा, सांगा, प्रताप, सूरजमल, राजाराम, गोकुला, ऐसे ही बोल रहे हैं अपने, ये थोड़ी पढ़ रहे गोकुला जी, राजाराम जी, ऐसे नहीं पढ़ रहे ना अपने, तो अपने जैसे पढ़ते हैं। मैंने कहा भाई रे अपने खूब सारे हैं, फर्क होता है ना, चीजों का फर्क पड़ता है ना, खूब सारे होते तो अपने को सामान्य लगता है, रेस्पेक्ट दिल में है जी। मैं बार बार प्रताप जी आए, संगा जी गए, मेरे हीरो है, मेरे आदर्श है। राजाराम को मैं जानता हूँ, गोकुला को मैं जानता हूं, तो मुझे उनके आगे जी लगाने की भी आवश्यकता, मैं बताऊं उन्होंने क्या काम किया था, वो मैं सोच सोच के हैरान हूं उस पे कि यार उस समय इतना बड़ा काम करना कितना जोरदार चीज रही होगी, वो ये काम कर गए थे, उसके लिए मैं जी लगाऊं भले ही ना लगाऊं, मेरे रेस्पेक्ट मेरे दिल में एक ही होता है ना। फिर लोगों को लगता है कि ना यार टेढ़ा है, पर यार इसके आगे लगाया जाना चाहिए। इन्हीं दिनों में दिल्ली पर अटैक किया था। दिल्ली में बादशाह हुआ था जहांगीर, कौन हुआ था, जहांगीर बापड़ा दारूड़ी आदमी था, वो कोई ज्यादा बादशाह में ध्यान भी नहीं दिया करता था। बादशाह में ध्यान दिया करती नूरजहां, कौन देती, और नूरजहां दिल्ली में राज किया करती। तब नूरजहां दिल्ली में एक झूला लगा के बैठती, झूले पे झूलती झूलती राज करती। सूरजमल जी झूला उतार ले, उन्होंने कहा इधर झूला, सूरजमल जी ने तो क्या उतारा होगा जी, दिल्ली गए होंगे तो भरतपुर वाले कोई सैनिकों ने कहा होगा इनके क्या काम आता है, अपने ले चलते हैं यार। ऐसा तो होता है यार, ये थोड़ी होता है कि बंदा चला गया तो झूला चला गया। झूले पे पहले नूरजहां झूलती थी, बाद दूसरी झूल रही है, कोई ना कोई तो झूल ही रही है। तो भरतपुर वालों ने कहा कि हम क्यों ना झूले, इसमें हम झूले, तो पानी में बैठे बैठे झूलेंगे अपने इधर। तो इसे डीग के जल महल में लगवाया। अभी राजा कौन है, दिल्ली में सूरजमल जी वाले टाइम अटैक हुआ तो वहां से क्या लेके आए, भरतपुर वालों ने थोड़े दिन बाद कहा ये मामला ठीक है, अपने एक हमला और किया जाए इधर, इस बार गेट लाए ना। फिर कोई भरतपुर वाला भाई था, उसको पसंद आया, उसने कहा मोकू तो ये पसंद है तो ये उतारो अपने। लेकिन दिल्ली पर आक्रमण, हाँ झूला भी लगा हुआ है, हाँ पर तुम्हें नहीं झूलने देंगे, ऐसे नहीं, मतलब तुम सबको फिर लेना जाके कि नूरजहां वाले झूले पे झूलते हैं अपने। सही बात है। चलो पर डीग डीग कितने लोगों ने देखा है, डीग कितने लोग, अच्छा डीग के नहीं, डीग के हो वो तो डीग देखोगे, तुम जाओगे कहां, और बाहर के लोगों ने कितने लोगों ने देखा है। हाँ तो तुम तो गए नहीं दोनों डीग, हाँ झूला है वहां पे, इस बार तुम छुट्टियां मिलते ही जाओ, झूल के आओ, एक वीडियो बनाओ इंस्टाग्राम पे लगाओ। हाँ झूले, बड़ी बात थी भाई, दिल्ली जीत गए, दिल्ली जीत गए। तो इस जीत की याद में एक बुर्ज बनवाई थी, उसका नाम था जवाहर बुर्ज। क्या नाम था, बुर्ज का मतलब टावर, वही है ना, टावर बनाते थे। जवाहर सिंह जीत गए इसलिए कौन सी बुर्ज बनाई गई। बाद में ना जवाहर सिंह जी के बाद में भरतपुर में जितने भी राजा बने उनका राज तिलक कहां पर बिठा के किया जाता था, जवाहर सिंह बाद जो भी राजा उनका राज तिलक कहां पर हुआ, जवाहरपुर, ताकि उनको फील आए कि साहब ये बुर्ज हमने तब बनाई थी जब हमारे पूर्वज क्या जीत के आए थे, दिल्ली।
और वो दरवाजे भी उस साइड में लगाए जिस साइड में दिल्ली है, ताकि दिल्ली से आने वाला देखे कि दरवाजे कहां से लाए गए, दिल्ली। भी आपको बात बताई, उधर लसवाड़ी वाला युद्ध चल रहा था, बताया था। तो ये अपने अलवर भरतपुर की बाउंड्री पर मराठे और अंग्रेज लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों को अपने वालों की आवश्यकता थी, अपने वाले मराठों से परेशान थे। मराठे उन दिनों लूटमारन कर रहे थे, तो अपने वालों ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली, संधि। और काम की बात आगे वाली, अब मराठों की अंग्रेजों की आपस में बनती नहीं है, अपने वाले अंग्रेजों से क्या कर रहे हैं, संधि। इसका मतलब अपने वाले एक प्रकार से मराठों की क्या है, खिलाफ। अब वो युद्ध चल रहा है, अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध चल रहा है। मराठों का एक सेनापति है, उसका नाम है जसवंत राव होलकर। क्या नाम है? अब होलकर आगे आगे, अंग्रेज उसके पीछे पीछे। होलकर भरतपुर आ जाता है। कहां पर आ जाता है? भरतपुर के राजा की संधि किससे? होलकर किसका दुश्मन है? फिर भी होलकर को शरण दे दी थी। शरणागत की रक्षा करना करते हुए है, दुश्मन का साथ का है तो दूसरी बात है, वो बाद में देखेंगे। एक बार बंदा अपने पास आया, रुक भाई यहाँ पे रुक। वही तो था मोहम्मद सार के अबरू। अमीर के क्या लग रहे थे? अमीर के तो कुछ भी लगते नहीं थे। ये कहा जसवंतराव होलकर उल्टा दुश्मन हो रहे हैं, मराठे दुश्मन है। फिर भी होलकर आया तो होलकर को कहा रुक, तू आराम से शरण ले जाए पीछे पीछे। अंग्रेजों को पता था भरतपुर का राजा अपना दोस्त है, भरतपुर के राजा ने अपने से क्या कर रखी है, संधि। अंग्रेजों का एक सेनापति आता है लॉर्ड लेक। कौन आता है? और लॉर्ड लेक आया, उसने रणजीत सिंह जो आ गया, अरे रणजीत सिंह जी हाँ तो दोस्त हो अपने। रणजीत सिंह जी ने हाँ पक्के दोस्त है। कि वो एक हमारा बंदा, हाँ वो अंदर चाय पी रहा है, होलकर आया हुआ है, तो अब उसको दे दो। दे दो क्यों? तो हमारा दुश्मन तुम्हारा है, मेरा थोड़ी है। तो तू हमारा दोस्त है ना? हाँ पक्का। तो वो दुश्मन है ना, ये मैथमेटिक्स ऐसे नहीं होती है। ए बराबर बी बराबर सी ऐसे नहीं होते भाई साहब। तुम दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो, और वो भी मेरा दुश्मन। वो तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, मेरा दुश्मन है। और उससे भी बड़ी बात, वो भले दुश्मन होता पर अब वो शरणागत है, और शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। पीढ़ियों से परंपरा। भाई साहब कोई पास में है वह शरणागत है और उसको कैसे छोड़ दिया जाए? तो तुम क्या करोगे? लड़ाई कर लूंगा तुमसे, और क्या कर लूंगा। हम हमला करेंगे, वो तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें करना वो कुरा लो। ये जसवंतराव होलकर को तुम्हें अंग्रेजों ने 5 अटैक किए। कितने अटैक किए? भरतपुर का किला नहीं जीत पाए थे, इसलिए भरतपुर के किले का नाम पड़ा लोहागढ़। क्या नाम पड़ा? किला उतना ही सशक्त है, किला जैसे लोहे का बना हुआ किला है, लोहे का किला नहीं तोड़ा जा सकता। वैसे क्या नहीं टूटा? क्या नहीं टूटा? भरतपुर। फाइनली बाद में भरतपुर वालों के अंग्रेजों के बीच वापस संधि हुई। वापस कहा गया कि ठीक है, जसवंतराव होलकर को छोड़ो। होलकर खुद ही संधि कर कुरा लेता है। फिर होलकर यहां से गया, तब जाके युद्ध इनके बीच का क्या हुआ, समाप्त। तो कौन से सेनापति ने हमले किए? तो दिल्ली पर जीत की आदमी तो क्या बनी थी? जवाहर बुर्ज। किसने बनवाई? जवाहर सिंह। अंग्रेजों पर जीत की आदमी क्या बनी? फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज किसने बनवाई? और तब यूं गीत गाए गए। मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे गांव के अंदर हो रखी है। मतलब हमसे पाकिस्तान 8 किलोमीटर आगे था। और वहां उस क्षेत्र में होली पर, हमारे होली वाला सीजन आता, तो होली में गीत गाते थे। तब गाते थे कि गोरा हट जा रे राज भरतपुर, गोरा हट जा, यहां से किसका राज शुरू हो रहा है? भरत। तब मुझे लगता है कि यार उसको आज फील आया है। तब मुझे लगता है कि यार ये पूर्व से पश्चिम है, भरतपुर राजस्थान का पश्चिम पूर्वी छोर, जहां गीत गाया जा रहा है वो पूरा पश्चिमी छोर है। उसके बावजूद यहां से वहां तक गीत गाए जा रहे हैं। इसका मतलब हम उस मध्य काल से ही आपस में जुड़े हुए थे। सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रही थी। यहाँ वाले की अच्छी बात वहां वाले को भी गर्व में भर रही थी। वहां पर खड़ा एक आदमी भी इस बात का गीत गा। मैंने आपको बताया था कि अमर सिंह राठौड़ नागौर के राजा थे, पढ़ा था हमने। अमर सिंह राठौड़ पर नौटंकी होती है भरतपुर में। पश्चिम वाले की बात पूर्व में, पूर्व वाले के गीत पश्चिम के अंदर, दोनों तरफ गाए जा रहे हैं। ये राजस्थान का एकत्रीकरण है। ये राजस्थान एक है, राजस्थान आपस में जुड़ा। यार अंग्रेजों ने 5 हमले किए, 5 हमले में हमने उनको हरा दिया। इसलिए हमारे भरतपुर किले को क्या कहते हैं? और हम पढ़ रहे हैं कि ठेठ यार सुदूर पाकिस्तान बॉर्डर पे किसी गांव के अंदर गीत गाया जाता है, गोरा हट जा रहा राज भरतपुर को है। आज भी गांव के अंदर गीत गाया जाता है, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाटका 2 छोरा। और हमने बार बार कई जगह पढ़ा कि प्रशासन संभालने के लिए राजा अपने भाइयों को भूमि बांट दिया करता। होता क्या था, एक रियासत है, उसमें एक राजा होता। राजा के खुद के पास जो भूमि होती है उसको बोलते खालसा। क्या बोलते? और राजा अपने भाइयों को भूमि बांटा करता। ये जो भाइयों को भूमि बांटता, इस भूमि को बोला करते जागीर। क्या बोलते? या इसको बोलते ठिकाना। क्या बोला करते? अपने पढ़ते हैं कि मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर था, पढ़ते हैं अपने। और जिन भाइयों को जागीर या ठिकाने मिलते थे उनको बोलते सामंत। क्या बोलते? राजा अपने भाइयों को बांटता, इसलिए व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी। किस पर आधारित है? ब्रदरहुड, भाइयों भाइयों में बांटता है। अच्छा, एक भाई को ये ठिकाना दे दिया गया, अब ये मर गया, इसके बाद इसका बेटा, इसके बाद इसका पोता। इसका मतलब व्यवस्था वंशानुगत है। व्यवस्था कैसी है? वंशानुगत। ये मानते थे कि जो राज्य है ना, पूरा राज्य, ये राजा का अकेले का नहीं है, ये सभी भाइयों का है। राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर है। सभी भाइयों क्या है? कलेक्टिव हेरिटेज है, सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर है। इसलिए अब मान लो ये पड़ोस वाला राजा है, ये राजा इस राजा पर हमला कर रहा है, तो हिसाब से तो राजा राजा की लड़ाई है। लेकिन फिर भी सारे के सारे सामंत जो थे वो अपने राजा का साथ देने के लिए जाते, क्योंकि ये जो राजा इन सामंतों के लिए केवल राजा नहीं है, उनका भाई है। ये जो जमीन है ये इस राजा की नहीं है, ये इन सारे भाइयों के बाप की थी।
तो आपके मरने के बाद एक भाई को टुकड़ा ज्यादा मिला और बाकियों को थोड़े कम मिले। इसका मतलब राजा जो है वो सामंतों का मालिक ही नहीं, वो उनका बड़ा भाई है। बड़ा भाई है तो वो समकक्षों में